किसान परिवार में पैदा होकर के उन सवालों को सिस्टमेटिक तरीके से हमने पहली बार चौधरी चरण सिंह को उठाते हुए, हमें सरदार पटेल का याद नहीं है, हमें महात्मा गांधी का भी याद नहीं है, हम किताबों में पढ़े। क्योंकि अंग्रेजों के राज में जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो फिर नील की खेती की जरूरत पड़ी, और नील की खेती होती थी, बड़ा उसका हिस्सा बिहार में। महात्मा गांधी जब आए हैं तो नील की खेती के किसानों को पहली बार उन्होंने आज़ाद किया। उसके बाद खेड़ा का आंदोलन हुआ, किसानों पर जो जिन इलाकों में पानी भी नहीं गया था उन इलाकों में भी किसानों पर कर लगा दो, ऐसा करके अंग्रेज लोग किए थे। सरदार पटेल ने उस आंदोलन को किया और सारे जितने भी कर्जे लगाए थे वो सब माफ कराए। बारडोली में उसके बाद दूसरा आंदोलन, और महात्मा गांधी खुद आए कहने के लिए कि आज से देश के किसानों का ये सरदार है। सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने ही सरदार पटेल को दी। देश का दुर्भाग्य था, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं करना चाहता। 1947 में जब अंतरिम सरकार बनी, पंडित नेहरू उसके प्रधानमंत्री बने। मेरा बड़ा सम्मान है उनके लिए। आज़ादी की लड़ाई में वो 10 साल से ज़्यादा जेल रहे। उनके पिताजी ने कांग्रेस के आंदोलन को बहुत पैसा दिया, मुकदमे लड़े, लेकिन उनकी जानकारियां यूरोप की ज़्यादा थी और हिंदुस्तान की कम थी। 1950 में ही सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, और जो किसानों के सवाल को प्रखरता के साथ राष्ट्रीय पटल पर रखने वाला नेता था वो चला गया। लेकिन पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहली पंचवर्षीय योजना बनी 1952 में। ये सुनने लायक बात है। तो 52 में एग्रीकल्चर के लिए 35% का बजट तय हुआ था। कितना हुआ था? 35%। और इंडस्ट्री के लिए हुआ था 15%। पंडित नेहरू गए मास्को, यूएसएसआर, जिसने बड़ा भारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया था, नो डाउट। बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, बड़े बड़े कारखाने लगे, खाद का, बिजली का, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पंडित जी उसी पैटर्न पे हिंदुस्तान को बिल्डअप करना चाहते। लेकिन विद ऑल माई रेस्पेक्ट टू हिम अगेन, उनको भारतीय संदर्भों की जानकारी ही नहीं। 1947 में जिस दिन आप आजाद हुए हैं, उस दिन गेहूं भी और चावल भी अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से आता था। ऐसे भी मंजर हिंदुस्तान के लोगों ने देखे हैं कि टकटकी लगाए देख रहे हैं कि अगर कल जहाज नहीं आया तो परसों खाने को क्या मिलेगा। ये आप किसान राजनीति से जुड़े हुए लोग आपको जानना चाहिए। और 47 से नहीं, टिल 1967 हम वहीं का गेहूं खाते थे, वहीं का चावल खाते थे, वहीं की शक्कर खाते थे। और पता नहीं आप में से किसी ने खाया कि नहीं खाया है, अमेरिका का जो सबसे सड़ा हुआ गेहूं था उसका नाम था PL 480, वो मैंने खाया। जो वहां के पशुओं को, चिड़ियाओं को, हाँ, और उनको जो बैल भैंस जो भी हैं उनको दिया जाता था, हिंदुस्तान के लोगों ने PL 480 भी खाया है। थैंक्स टू लाल बहादुर शास्त्री। उसने पहली बार 1966 में एक कमेटी बनाई। LK झा जी उस समय एक बड़े भारी ब्यूरोक्रेट थे, उनकी अध्यक्षता में, कि भाई ये तो तय हो कम से कम। और आपको एक और चीज बता दूं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पता नहीं आपके यहाँ का क्या मंडी सिस्टम था। मैं अपने पिताजी के साथ मंडी में गेहूं लेकर के गया, मैं अपने पिताजी के साथ मंडी में चावल लेके गया। मेरे पिताजी को बैठा दिया, मैं भी छोटा बच्चा था, उनके साथ बैठ गया। आड़ती लोग आए, उन्होंने बीड़ी का बंडल दिया पिताजी को। पिताजी ने 2-3 बीड़ी पी। उसी बीच में पता लगा कि आज गेहूं का दाम 3-4 लोगों ने मिलकर के ये तय कर दिया। पिताजी ने हुक्का पिया,
इस बीच में पता लगा कि आज चावल का ये दाम तय कर दिया और ये गुड़ का दाम तय कर दिया। देयर वॉज नो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, द मंडी वर रन बाय द लोकल ट्रेडर्स। और उसमें एक चीज और, नहीं साहब ये तो इसमें आज जो है ये गीला है चावल, इसका दाम कम देना पड़ेगा, इसको छानना पड़ेगा, इसमें वो निकलेगा कर्दा, कर्दा माने दे गंदगी, इसे थोड़ा और कम करना पड़ेगा। मैंने वो दिन भी देखे। लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में कमेटी बनाई जिसने रिपोर्ट दी कि किसान को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलना चाहिए, अधिकतम नहीं, न्यूनतम। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रक्रिया 1967 से शुरू। हालांकि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, हमारा कहना था लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ये चौधरी चरण सिंह ने, चौधरी देवीलाल ने, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने, जो उत्तर भारत के किसानों के बड़े नेता थे, और बाद में शेतकारी संगठन, मुझको चौधरी चरण सिंह और शरद पवार के साथ अहमदनगर जाने का भी मौका मिला है। आप भी रहे होंगे जब शरद जोशी साहब जो हैं चरण सिंह जी को लेकर वहां पे गए थे। हाँ, अहमदनगर में कहीं था। खैर एनीवे, चौधरी चरण सिंह ने 3 दर्जन किताबें लिखी और उनमें से कुछ किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। वो किसान को, खेत को, खलियान को लेकर के, और उनका मेरा मानना था, उनका मानना था, हम सब लोगों को भी मानना चाहिए, जैसे ब्रिटेन का गुलाम भारत था, ऐसे ही शहरों का और इंडस्ट्री का गुलाम आज असली भारत है, द रूरल इंडिया। सारे विकास शहरों में हैं, सारे विकास इंडस्ट्री के हैं, और 1962 आते आते इंडस्ट्री का बजट 35% हो गया और कृषि का बजट 15% रह गया, उल्टा हो गया। और ये लूट का सिलसिला, बिल्कुल मैं आपसे भी एग्री करता हूं, और जो मेरे मित्र कह रहे थे, सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार हमारी भी हो, मेरी भी हो, किसानों की लूट का सिलसिला बंद नहीं हो।